साथियों, गायनेकोलॉजी की इस वीडियो सीरीज में हम अध्ययन करते हैं नर जनन तंत्र का। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। नर जनन तंत्र, पहला हम देखते हैं वृषण। यह स्पर्मेटिक कोड द्वारा वृषण कोश से लटके रहते हैं और प्रत्येक वृषण के अंदर सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है जो कि ट्यूनिका वेजाइनालिस से घिरी रहती है और यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला जो नर जनन तंत्र का हम जिसका हम अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहला जो अंग है वह है वृषण। वृषण के अंदर हम देखें तो इसको हम इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, तो इस तरह से हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम बुल का देखते हैं। तो इसके अंदर वृषण इस तरह से होते हैं और उससे जुड़े हुए देखें तो हम इस तरह से एपिडाइडेमिस जुड़ा है, जिसके 2 भाग है, कार्डा एपिडाइडेमिस और कैपेट एपिडाइडेमिस। वृषण जिस रस्सीनुमा संरचना से जिससे जुड़ा हुआ रहता है उसे हम स्पर्मेटिक कोट रहते हैं और ये वास डिफरेंस से जुड़ा हुआ रहता है। इससे वास डिफरेंस बाहर निकलती है। आगे हम देखें तो यह जो भाग है वो ब्लैडर है। वास डिफरेंस और ब्लैडर जहां से मिलती है वो फूला हुआ भाग एम्पुला कहलाता है। यहीं पर ही एक जो है सहायक ग्रंथियां होती है, जिसमें सेमाइनल वेसिकल और उसी के आगे हम देखें तो प्रोस्टेट और फिर काउपर ग्लैंड, या इसे हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। आगे ये जो होता है ये एक सिग्मोइड फ्लेक्सर से जुड़ा हुआ रहता है। ये सिग्मोइड एस आकृति का फ्लेक्सर है जिसे हम सिग्मोइड फ्लेक्सर कहते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार की पेशियां रिट्रैक्टर पेनिस मसल से जुड़ी होती है। देखिए रिट्रैक्टर पेनिस मसल ऊपर हम देखते हैं तो यह कशरी दंड से जुड़ी हुई रहती है। रिट्रैक्टर पेनिस मसल से जो है कशरी दंड से जुड़कर आगे हम देखें पेनिस तक रहती है। नीचे हम देखें तो पेनिस, ग्लांस पेनिस और प्रीप्यूस इसको ढके हुए रहता है और यहाँ हेयर्स पाए जाते हैं। ये सिग्मोइड फ्लेक्सर इस पेनिस को बाहर निकालने और अंदर खींचने का कार्य करता है। ये ये जो चारों तरफ जो टेस्टिस के भाग है इसे हम स्क्रोटम कहते हैं। साथियों, इन्हीं चीजों का हम डिटेल में हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि सबसे पहले वृषण देखें तो इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हमको देखने को मिलती है। सबसे पहला हम देखें तो जर्मिनल कोशिकाएं। तो जर्मिनल कोशिकाओं के अंदर स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करने का काम करती है, ये स्पर्म का निर्माण करती है। सर्टोली कोशिकाएं, दूसरी प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उसे हम सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। सर्टोली कोशिकाएं जो होती है वो नर्सिंग कोशिकाएं होती है, अर्थात ये शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है। इस तरह से सर्टोली कोशिकाएं पाई जाएगी जो कि शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है। और बीच बीच के अंदर जो हम देखते हैं, इन सर्टोली कोशिकाओं के बीच के अंदर जो हम देखते हैं, 2 सेमिनिफेरस नलिकाओं के बीच के अंदर हम देखते हैं तो अंतरस्थली कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि बीच वाले भाग के अंदर मिलेगी। ये जो बीच वाले भाग के अंदर अंतरस्थली कोशिकाएं मिलेगी, इन्हें हम लेडिंग कोशिकाएं कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्रवण करने का काम करती है। इसे वृषण की इंटरस्टिशियल अंतःस्रावी कोशिकाएं भी कहते हैं। वृषण साथियों, अगर इसके अंदर हार्मोन्स का हम अध्ययन करें तो वृषण जो है वो प्राथमिक जनन अंग है और वृषण जो है वो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में रहता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ही फेमस रूप से हम ICSH के रूप से भी जानते हैं। ICSH की फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अर्थात अंतःस्थली कोशिकाओं को उत्तेजित करने वाला हार्मोन। तो जो कि ल्यूटिनाइजिंग या ICSH हार्मोन अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ICSH हार्मोन लेडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करता है और लेडिंग कोशिकाओं के उत्तेजन होने पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। साथियों, जर्मिनल कोशिकाओं पर जो प्रभाव होता है वो FSH का होता है। FSH द्वारा जर्मिनल कोशिकाओं से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इफेक्ट करता है, जिससे स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। आगे हम देखें ट्यूनिका एल्बुजिना। ट्यूनिका एल्बुजिना एक परत होती है जो कि सुरक्षात्मक आवरण होती है। यह झिल्ली संयोजी ऊतक की बनी हुई होती है और वृषण और अंडाशय के ऊपर बाह्य परत का निर्माण करती है। साथ ही पेनिस के कार्पोरेसा कोवर्डोसा भाग के चारों तरफ भी ये मांसल परत का निर्माण करती है। आगे देखें वृषण के कार्य। तो वृषण के कार्यों के अंदर हम देखें तो सबसे पहले शुक्राणु निर्माण वृषण का कार्य,
इसके साथ ही एक टेस्टिकल फ्लूइड यानी वृषणीय तरल का निर्माण करते हैं जो कि शुक्राणु को एपिडिडाइमिस तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला हम देखें पार्ट 2 वषण कोश, जिसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। जैसा कि हमने चित्र के अंदर भी देखा था, एपिडिडाइमिस जो है ये इस तरह से वषण के चारों तरफ लगे रहते हैं। इसके दो भाग हमने देखे, कॉर्डा कैपिट और बॉडी इसके भाग होते हैं। देखें तो वृषण 3 भाग होते हैं, कैपिट यानी सिर, कार्पस धड़ और कॉर्डा यानी पूंछ भाग। कार्य देखें तो शुक्राणुओं को स्थानांतरण का कार्य होता है, क्योंकि ये टेस्टिस से लेकर वॉस डिफरेंस में शुक्राणुओं को स्थापित करते हैं। तनु सीमन को सांद्र सीमन में बदलते हैं, क्योंकि जो सीमन होता है उसे कंसंट्रेट कर देते हैं, स्पर्म को परिपक्व करते हैं। स्पर्म जो होता है वो नीचे वाले भाग अर्थात कॉर्डा वाले भाग के अंदर संचयित रहते हैं। शुक्राणु सर्वाधिक समय तक यहीं रहते हैं और शुक्राणु जो क्रमानुकुंचन गति द्वारा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम देखें स्पर्मेटिक कोड। साथियों, स्पर्मेटिक कोड के अंदर लगभग 5-6 संरचनाएं पाई जाती है। इसके अंदर हम देखें तो धमनी, तो 2 प्रकार की धमनियां जो है ये स्पर्मेटिक कोड की संरचना है। इसमें हम देखें तो 2 प्रकार की तो धमनियां पाई जाएगी, जिसमें क्रीमेस्टर आर्टरी और स्पर्मेटिक आर्टरी 2 प्रकार की धमनियां पाई जाएगी। इसके अलावा शिरा पाई जाएगी। इसके अंदर इसी के अंदर तंत्रिकाएं, पेशियां, वॉस डिफरेंस अर्थात जो वह नलिका जिससे शुक्राणु ट्रेवल करेंगे, और लिम्फेटिक वेसल्स इत्यादि इसके अंदर स्पर्मेटिक कोड के अंदर पाई जाती है। अगला पार्ट जो होता है वो यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा एक लंबा नलीनुमा संरचना है, जो कि हम देखते हैं कि दोनों तरह की चीजें अर्थात यूरिन को और स्पर्म को, इन दोनों को कैरी करने का, इन दोनों को ट्रेवल करने का कार्य करता है। इसके अंदर यूरिन और स्पर्म दोनों निकलते हैं यूरिथ्रा से। आगे अगला पार्ट हम देखें पेनिस। पेनिस के अंदर इरेक्टाइल उत्तक पाए जाते हैं तथा इसमें एस आकृति का सिग्मोइड फ्लेक्सर पाया जाता है। बुल के अंदर केस में हम देखते हैं तो इसमें ये एस आकृति का एक सिग्मोइड फ्लेक्सर जो पाया जाता है, जिसे हम सिग्मोइड फ्लेक्सर कहते हैं, जो कि रिट्रैक्टर पेनिस मसल से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर हम देखें ये ब्लैडर से भी जुड़ा हुआ रहता है। ये वॉस डिफरेंस जो है ब्लैडर से जुड़ी होती है, जो कि आगे यूरिथ्रा के अंदर जाके खुलती है। तो यूरिथ्रा के अंदर हम देखते हैं कि स्पर्म और यूरिन दोनों निकलते हैं। इसी के अंदर हम आगे देखें तो सिग्मोइड फ्लेक्सर जो है, जो एस आकृति का होता है, वो सांड, सुअर, बकरे और मेंढे के अंदर पाया जाता है। अर्थात रैम के अंदर इस तरह से एस आकृति का जो पाया जाता है उसे हम सिग्मोइड फ्लेक्सर कहते हैं। ये एस आकृति का जो फ्लेक्सर होता है वो सीधा हो जाता है तो पेनिस बाहर निकल जाता है, और एस आकृति के रूप में ये सांवट लिया जाता है तो पेनिस अंदर की तरफ रह जाता है। हम देखते हैं कि एक तरह से घोड़े में और कुत्ते के अंदर सिग्मोइड फ्लेक्सर नहीं पाया जाता। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुत्ते, घोड़े और सूअर के अंदर हम देखते हैं तो टेस्टिस आड़े पाए जाते हैं। या तो वो इस तरह से बिल्कुल आड़े होंगे या इस तरह से ऑब्लिक होंगे। जबकि सांड और मानव के अंदर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि जो टेस्टिस होते हैं वो सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हुए होते हैं, क्योंकि कुत्ते, घोड़े और सूअर के अंदर या तो ऑब्लिक होंगे या लेटे हुए पोजीशन के अंदर पाए जाते हैं। अन्य बातों की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि कुत्ते के अंदर जो पेनिस पाया जाता है उसके अंदर जो बल्बस ग्लैंडिस यानी जो उसका अग्र भाग होता है पेनिस का, वह रक्त को इकट्ठा करके सूख जाता है, इसलिए लॉक का पोजीशन आता है, वेजाइना में वो फंस जाता है और लॉक हो जाता है। इसलिए लंबे समय तक उनका प्रसव क्रिया उनकी जो है मैटिंग चलती रहती है, और इससे जब ब्लड डिस्चार्ज पूरा निकल जाता है तब एक दूसरे से कुत्ते और कुत्तियां अलग हो पाते हैं। इसी तरह से हम सुअर के अंदर अगर पेनिस की चर्चा करें तो जो सुअर का जो पेनिस होता है वो कॉर्क स्क्रू की तरह होता है, अर्थात उसके अंदर कॉर्क स्क्रू की तरह संरचना पाई जाती है, स्क्रूनुमा संरचना पाई जाती है, जो कि फिटिंग करने का कार्य करती है वेजाइना में। इसी तरह से हम रैम की बात करें यानी मेढे की बात अगर हम करें तो इसके अंदर स्पर्म के आगे पैम्पिनिफॉर्म या फिलीफॉर्म अपार्टस अर्थात रेशेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम फिलीफॉर्म अपेंडेजेस भी कहते हैं। इसी तरह से अगर बिल्ली की बात करें तो उसके अंदर इसके ऊपर कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती है।
आगे हम देखें सहायक लैंगिक ग्रंथियां, सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। इसके अंदर हम देखते हैं तो इस चित्र से हमें क्लियर पता चल जाता है कि तीन तरह की सहायक लैंगिक ग्रंथियां हैं। एक तो ये सेमिनल वेसिकल, दूसरा हम देखते हैं काउपर ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, और ये एक सिंगल जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के रूप में हमें नजर आती है। साथियों, सेमिनल वेसिकल जो है इससे फ्लूइड निकलता है जिसमें फ्रक्टोज और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और ये संख्या में दो एक पेयर के रूप में होती है। इसी तरह से इसमें देखें कि प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके अंदर प्रोटीन, एंजाइम एवं लवणों का स्त्राव होता है। साथियों, ये अच्छे से ध्यान रखना है कि फ्रक्टोज और साइट्रिक अम्ल का स्त्रावण सेमिनल वेसिकल से होता है, जबकि प्रोटीन का स्त्रावण जो है प्रोस्टेट से होता है। प्रो से प्रो याद रखना है, प्रोटीन प्रोस्टेट से निकलता है, जबकि काउपर ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इस ग्रंथि का स्त्राव मूत्र के प्रभाव से यूरेथ्रा को बचाता है, क्योंकि मूत्र जो कि साथ में इसी ग्लैंड से आता है। एक बार जब मूत्र का स्त्रवण हो रहा होता है तब स्पर्म का स्त्रवण या सीमन का स्त्रवण नहीं होता है, लेकिन मूत्र की कुछ मात्रा जो है यूरेथ्रा में रह जाने के कारण वह प्रभावित करती है, सीमन को प्रभावित करती है। उस मूत्र को न्यूट्रलाइज करने के लिए काउपर ग्लैंड का स्त्राव बचाता है। आगे सबसे इम्पोर्टेंट हम बात देखें तो कुत्ते के अंदर न तो एस हमने देखा सिग्मोइड फ्लेक्सर था, और सेमिनल वेसिकल ग्रंथि और काउपर ग्रंथि भी कुत्ते के अंदर अपसेट होती है, केवल प्रोस्टेट ग्रंथि ही पाई जाती है। बल्बस ग्लैंडिस जिसकी हमने चर्चा करी, जो कुत्ते के अंदर शिश्न पर पाया जाता है। इसी तरह से नर कुत्ते में केवल प्रोस्टेट सहायक ग्रंथि ही पाई जाती है। मुर्गे की बात करें तो इसमें केवल काउपर ग्लैंड और उसमें काउपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड अनुपस्थित होगी, और केवल सेमिनल वेसिकल ग्रंथि ही पाई जाती है। साथियों, अब हम आगे अध्ययन करते हैं शुक्र जनन और अंड जनन का, और साइड बाय साइड हम उनका तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। साथियों, यहाँ पर एक तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने लिखे हैं। एक, प्राइमरी जनन कोशिका से 4 स्पर्म बनते हैं, मतलब एक कोशिका जो जनन कोशिका करेगी जिसे हम जर्मिनल कोशिका कहते हैं, उससे 4 स्पर्म बन जाते हैं, जबकि एक प्राइमरी oocyte से केवल और केवल एक अंडा बनेगा, जबकि एक प्राइमरी oocyte से केवल एक अंडा बनेगा। उसी के साथ में हम देखते हैं तो तीन पोलर बॉडी कहते हैं। साथियों, यही सबसे प्रमुख अंतर होता है, जिसे हम देखते हैं गाय भैंस के अंदर एक ही पोलर बॉडी बनती है, दो पोलर बॉडी जो बनती है वो बहुत ही छोटी बनती है, जो कि नजर नहीं आती है। अंड जनन और शुक्राणु जनन का हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जर्मिनल कोशिकाएं जो होती है, दोनों के अंदर जर्मिनल कोशिकाएं होती है, जो कि उनकी संरचना 2-1 होगी, अर्थात दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उनके अंदर होते हैं पूरा। फिर उसके अंदर समसूत्री विभाजन होने से बहुत सारी जर्मिनल कोशिकाओं का निर्माण होता है, और आगे लगातार होता रहता है। अंत में जो इनमें से ही जर्मिनल कोशिका कुछ बड़ी हो जाती है, उसे हम प्राइमरी oocyte या इधर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक अंड कोशिका या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या स्पर्म कोशिका कहते हैं। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये जो विभाजन है ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस फर्स्ट कहलाता है। इसके अंदर ये दो अनन के अंदर बदल जाती है, इधर भी द्वितीय स्पर्मोसाइट के रूप में बदल जाती है। साथियों, अब दोनों के अंदर अंतर विशेष रूप से देखने लायक है। प्राइमरी oocyte जो है द्वितीय oocyte के अंदर बदलती है, और द्वितीय की oocyte जब विभाजन होता है तो इस तरह से इसमें 4 एन कोशिकाएं मिलेगी। इसमें से जो 3 कोशिकाएं हैं वो पोलर बॉडी का निर्माण कर लेती है, और एक जो है कोशिका बड़ी हो जाती है जो कि अंडे का निर्माण करती है, और ये आकार में बड़ी हो जाती है, जबकि स्पर्म के केस में ऐसा नहीं होता। दोनों द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से समान प्रकार के स्पर्म 4 स्पर्म्स का निर्माण होता है, एन इसे हम कहते हैं। इस प्रकार द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटाइट या स्पर्मेटिड्स बनते हैं, इनको हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड अपने आकार को चेंज कर लंबी पूंछ एवं ऊपर ये बादाम की आकृति का शेप ले लेते हैं, अंडाकार शेप ले लेते हैं, इसे हम स्पर्म कहते हैं। स्पर्मेटिड्स का स्पर्म के रूप में बदल जाना, जिसके पूंछ और शरीर होता है, उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होना स्पर्मोजेनेसिस कहलाता है, जबकि सर्टोली कोशिकाओं से स्पर्म का अलग हो जाना स्पर्मिएशन कहलाता है। साथियों, इन दोनों में बहुत अंतर है।
स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जो कि स्पर्म को पोषण देने का काम करता है, उनसे स्पर्म अलग होते हैं और आगे ट्रेवल करते हैं, एपिडिडाइमिस में जाते हैं। इस क्रिया को स्पर्मेशन कहते हैं। तो साथियों, ये दोनों हमने अंड जनन और शुक्राणु जनन के अंदर अंतर भी समझा है।